Okay. Germplasm is collected from within the country, germplasm is collected from within the country and also from other countries. पर्टिकुलरली germplasm में कलेक्शन होता है ना, पर्टिकुलरली प्लांट्स को देखना, प्लांट्स को कलेक्शन करने भी होगा, लेकिन पर्टिकुलर सीड्स कलेक्शन होता है, मेनली सीड्स, एंड वेरी लो टेम्परेचर में सीड्स को कलेक्ट किया जाएगा। अगर हाई टेम्परेचर होगा तो सीड्स के कुछ कैरेक्टर्स डिसअपियर भी हो सकते हैं। तो लो टेम्परेचर में सीड्स का जो कलेक्शन होता है दैट इज मेनली germplasm कलेक्शन। इसे तो प्लांट्स को भी कलेक्शन किया जा सकता है। इट इज usually maintained at low temperature in the form of seeds. And the stored seeds, सपोज हमने आज सीड्स को कलेक्ट किए, वो सीड्स एक दो साल तक नहीं रहेगा, तो हमको उस सीड्स को प्लांट करना पड़ेगा सॉइल में, उससे फिर हमको फ्रेश सीड्स मिलेगा। इस ढंग से हम बहुत साल तक उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। The stored seeds are grown periodically in the field. The stored seeds are grown periodically in the field to obtain fresh seeds. So why this is necessary? Why the seeds are grown? Why in the field? Fresh seed, जो सीड हमने स्टोर किए हैं उसमें क्या होता है, क्या दिक्कत होता है, क्या प्रॉब्लम होता है कि हमको फिर फ्रेश सीड्स उसी को फिर प्लांटिंग करके उसमें फिर से फ्रेश सीड्स ऑब्टेन किया जाता है। इसका क्या जरूरत है? दिस इज नेसेसरी। व्हाई इट इज नेसेसरी? Because with the passage of time, storage time, the seed germination decreases. अगर सीड्स को हम आज स्टोर करके रखते हैं ना, तो 5 साल के बाद वो जर्मिनेशन कैपेसिटी उसका डिक्रीज हो जाता है। तो जर्मिनेशन कैपेसिटी उसका 2 से 3 साल तक अच्छा रहता है। तो 2-3 साल में हम उसको सॉइल में डाल के नया प्लांट जनरेट करेंगे और उससे फिर फ्रेश सीड ले लेंगे। So this is highly essential. This point is highly essential because
the stored seeds, because the stored seed germination decreases with storage time. So ये हमारा फर्स्ट हो गया germplasm collection. So now we are studying the different steps in the plant breeding program. So first step is completed, that is collection of variability or germplasm collection. The second step is evaluation and selection of talents. Number 2 step is evaluation and selection. Evaluation and selection of talents. Evaluation and selection of talents. The germplasm is evaluated to identify plants with desirable combination of characters. The germplasm is evaluated. किसके लिए उसको evaluation के हमने तो पहले कलेक्शन कर लिया germplasm को. इसमें तो बहुत सारे varieties है, combinations तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमको कौन सा combination चाहिए वो प्लांट को हम सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसको हम पेरेंट्स बोलते हैं. इसलिए germplasm को evaluation करना जरूरी है. तो germplasm is evaluated to identify plants. To identify plants with desirable combination of characters. With desirable combination of characters. And जो सिलेक्ट किया जाएगा वो प्लांट्स जिसको हम पेरेंट्स बोलते हैं, सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स, सिलेक्टेड प्लांट्स आर मल्टीप्लाइड and used in the process of hybridization, and pure lines are created whenever desirable and possible. तो उसी प्लांट को हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसी प्लांट का प्योर लाइन ऑब्टेन करेंगे. वो तो वेरियस कॉम्बिनेशन, सपोज हमने दो पेरेंट्स को सिलेक्शन किया, इसे तो बहुत सारे पेरेंट्स को सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एक सेट ऑफ कैरेक्टर के लिए हम दो पेरेंट्स सबको चाहिए फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसी दो प्लांट को अगर हम चाहते हैं कि आज उसका हाइब्रिडेशन किया, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में उनको इंक्लूड किए, सपोज हम चाहते हैं कि 1 महीने 2 महीने बाद फिर सेम थिंग शुड बी देयर, तो फिर से हमको ढूंढना पड़ेगा सेम पेरेंट को. अगर वही पेरेंट को सिलेक्शन करने के बाद उसका हम अगर प्योर लाइन निकाल देंगे, उसका मल्टीपल कॉपी कर देंगे या मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो उसका बहुत सारे 100, 150, 1000 प्लांट्स बन जाएंगे. जब भी चाहेंगे हम उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है. The selected plants are multiplied.
the selected plants are multiplied and used in the process of hybridization. उसका नेक्स्ट स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन. थर्ड नंबर स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन. पहले जॉन प्लाज्म कलेक्शन किए, उसमें से पैरेंट को सिलेक्ट किए, पैरेंट के बीच में फिर हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा. So used in the process of hybridization. And इसका भी प्योर लाइन्स भी निकाल सकते हैं. वो जो सिलेक्टेड पेरेंट्स का प्योर लाइन भी हम निकाल सकते हैं. प्योर लाइन्स आर क्रिएटेड wherever desirable and possible. So all of you know about the pure line. The production of the homozygous plants by self fertilization or selfing is known as pure line. So pure lines are created wherever desirable. Pure lines are created wherever desirable and possible. So the selection is classified into two groups: selection of self-pollinated crops and the selection of cross-pollinated crops. Selection of self-pollinated crops, and the other one is selection of cross-pollinated crops. So दो टाइप का पेरेंट को हम सिलेक्शन कर सकते हैं. एक में तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप है उसको भी सिलेक्शन करेंगे, और अगर चाहेंगे तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप को भी सिलेक्शन कर सकते हैं. क्योंकि सिलेक्शन अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स को अगर हम सिलेक्शन करेंगे उसमें हमको प्योर लाइन अवेलेबल होगा, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में हमको हाइब्रिड लाइन्स अवेलेबल होगा. तो दोनों को लेके हम हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम कर सकते हैं. तो सिलेक्शन ऑफ either self pollinated crops or the cross pollinated crops. अगर हम सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स को रिपीटेड सेल्फिंग करेंगे तो जो होमोजाइगस होगा वो बेटर होगा एंड वो स्टेबल होगा. तो स्टेबिलिटी ऑफ द होमोजाइगस इज प्री रिक्विजाइट फॉर एनी हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम. क्योंकि हम अगर थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, थर्ड स्टेप इज द हाइब्रिडाइजेशन और क्रॉसिंग. उससे पहले हमको पेरेंट्स को स्टेबल करना बहुत जरूरी है. आइदर वो होमोजाइगस हो, either from the self-pollinated crops or heterozygous from the cross-pollinated crops. So stable homozygosity and superior homozygosity के लिए हमको self-pollinated crops चाहिए. So repeated self-pollination of selected plants is performed. Repeated pollination of self-pollinated plants repeated pollination of self-pollinated plants are required
for several generations to obtain stable and superior plants with superior homozygosity plants, or plants with homozygosity characters. So repeated pollination of self-pollinated plants are required for several generations to obtain stable and superior homozygosity plants. So क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स में क्या किया जाता है? अगर हम सिलेक्शन करेंगे क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, तो सेवरल डिफरेंट जीनोटाइप्स आर प्रेजेंट इनसाइड दोस क्रॉप्स. सो उसमें कुछ इंफीरियर होता है, कुछ सुपीरियर होता है जीनोटाइप्स. तो उसमें क्या करेंगे, अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे तो सुपीरियर जीनोटाइप को हम सिलेक्शन कर पाएंगे. तो लाइक दिस, सो डिफरेंट among from different genotypes superior genotypes can be obtained and inferior genotypes are rejected by selection procedure. Among from different genotypes, जो सुपीरियर होता है जीनोटाइप, उसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सुपीरियर जीनोटाइप भी ऑब्टेन होगा, थोड़ा इंफीरियर जीनोटाइप भी ऑब्टेन होगा. So different type of progenies are obtained because this is cross pollinated crops. तो उसमें क्या होता है, तो inferior genotype को हम देखेंगे कि एक कुछ प्लांट्स में inferior टाइप के जीनोटाइप्स आए, तो उस प्लांट को हम सिलेक्शन नहीं करेंगे, उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे हम प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में. जो अच्छा जीनोटाइप मिलेगा हमको, सुपीरियर जीनोटाइप, दैट कैन बी यूज्ड इन द hybridization process. So this is all about the second step, evaluation and selection of parents. Next we will go to the hybridization or crushing of the selected parents. जो select हम किए हैं parents, उनके बीच में हम hybridization करेंगे. And this is the artificial hybridization. This is not natural because this hybridization is conducted by human or by scientists. So it is not natural. आपको मालूम है कि जब natural. So now we come to the third step of the plant breeding program, that is called as hybridization, or it can be called as also cross hybridization among selected parents. So whatever parents we have selected in the step number 2, now hybridization or cross hybridization is being carried out among the selected parents, because those parents has desirable combination of characters. So now what we'll do, so here the cross hybridization is artificial hybridization. So as you studied in the earlier chapters, so there is artificial hybridization. That means so two parents are selected or considered. So the emasculation process, that means the removal of the stamen, takes place to make a parent, female parent. Then from the male parent, the pollen grains are taken and dusted on the stigma of the female parent, and the bagging process is also carried out. The female parent is covered by a bag formed of butter paper.
So artificial hybridization, the steps of artificial hybridization, that is selection of parents. Already we have selected the parents here. Then emasculation, then bagging, then pollen grains collection, then dusting over stigma, then rebagging, then fruits allowed to fall. Fruits allowed to fall. So these are the steps of artificial hybridization. It is a man-made process. It is different from the natural sexual reproduction that has been taken place in nature, but it is human-induced artificial hybridization. So in the plant breeding program or in the plant breeding technique, the hybridization plays a very important role. So hybridization is the most common method of creating genetic variations in plant breeding program. So hybridization is the common method in producing genetic varieties of plants. So without hybridization we cannot obtain the different plant varieties. So the varieties of plants, they include the desirable characters. Some plants may have the longer stem, some plants may have the larger fruits, some plants may have the longer grains. So different type of plants should be obtained. So the hybridization is the crossing of two or more types of plants for bringing their traits in a same progeny. So for two types of plants having different characters, if we cross two plants, then the progeny that is obtained will bear the two characters of the two parents. So two characters from two parents are incorporated in the one progeny. So hybridization involves incorporation of characters from two parents in one progeny. So दो पेरेंट में सपोज मान लीजिए कि मेज की केस में, तो दो वैरायटी ऑफ मेज या दो वैरायटी ऑफ शुगर केन, उसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर्स होगा दो पेरेंट्स का. अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे उसमें, तो जो नेक्स्ट जनरेशन के प्लांट्स आएंगे उसमें दोनों कैरेक्टर वाला जो पेरेंट्स का जो कैरेक्टर है उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, एक ही प्लांट में आ जाएगा. दो कैरेक्टर हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन a single progeny or single plant. So this is the main method for obtaining the genetic variability. Understood? So different types of hybridization are there. Artificial hybridization different types हम कर सकते हैं. हम एक ही स्पेसिस के दो वैरायटी के बीच में कर सकते हैं. that is called intervarietal. या फिर हम दो स्पेसिस के अंदर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रास्पेसिफिक. सो इंट्रावेरिएटल, इंटरवेरिएटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक. So different kinds of variations are obtained from this type of hybridization. So different types of hybridization
intravarietal, one is intravarietal, next one is intervarietal or known as intraspecific, and next one is interspecific, and another one is last one intergeneric hybridization. There are the four kinds of hybridization. So what do you mean by the intravarietal? Intravarietal hybridization, the process of crossing individuals of different lines or varieties of the same species, that is called इंट्रा. सो एक वैरायटी के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, इसको इंट्रा बोलेंगे. लेकिन अगर हम एक स्पेसिस के अंदर करेंगे, all of you know that one single species may have the different varieties of plants. अगर हम different varieties of plants को करेंगे, लेकिन एक स्पेसिस के अंदर, तो दो वैरायटी के अंदर कर रहे हैं, सेम स्पेसिस का दो वैरायटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, तो दो वैरायटी के अंदर कर रहे हैं, इसलिए इंटर वैरायटी. लेकिन वो दो वैरायटी बिलोंग्स टू सेम स्पेसिस, दैट्स व्हाई कॉल्ड इंट्रास्पेसिफिक. नेक्स्ट वन इज, अगर हम दो स्पेसिस सेम जेनस के अंदर अंडर वन जेनस, इफ यू क्रॉस टू स्पेसिस, लाइक इज आल्सो नोन एज, हियर इट इज नोन एज इंट्राजेनेरिक. जो इंटरस्पेसिफिक है उसको हम बोल सकते हैं इंट्राजेनेरिक. अगर हम एक जेनस के अंडर में जो दो स्पेसीज होते हैं उसके बीच में हम अगर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, सो दिस कॉल्ड इंटरस्पेसिफिक. सो दो स्पेसीज के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, सो इंटरस्पेसिफिक. ये दो स्पेसीज बिलोंग टू वन जेनस, तो इसका मतलब वही सेम जेनस के अंदर हम हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं, सो इंट्राजेनेरिक. अगर हम दो जेनस के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इट्स नोन एज इंटरजेनेरिक. सपोज हम पोटैटो एंड टोमेटो बिलोंग्स टू टू डिफरेंट जेनस, उसके लेकिन सेम फैमिली, दैट इज सोलानेसी फैमिली. यस, सो पोटैटो टोमेटो के बीच में अगर हम, पोटैटो एक जेनस है, टोमेटो दूसरा जेनस है, उनके बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, देन द टोमेटो विल बी फॉर्म्ड, एंड दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन इज इंटरजेनेरिक. लाइकवाइज अगर हम करेंगे राफानस, जो रेडिश होता है, एंड ब्रासिका, राफानस एंड ब्रासिका के बीच में, राफानस एक जेनस है, ब्रासिका एक जेनस है, लेकिन वो ये दो जेनस सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, दैट इज क्रूसिफेरा या ब्रासिकास. अगर हम दो जेनस राफानस एंड ब्रासिका बिलोंग टू सेम फैमिली, अगर उनके बीच में हम क्रॉस हाइब्रिडेशन करेंगे, तो जो ऑप्टेन होगा उसका नाम होगा राफानो ब्रासिका, and that is also example of intergeneric hybridization. Okay, so now suppose हम हाइब्रिडेशन करेंगे राइस के बीच में. एक राइस है, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडेशन का, इंटरस्पेसिफिक, इसका हम एग्जांपल दे रहे हैं. एक एग्जांपल इसका, सो बिटवीन, दिस इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन ओराइजा सैटिवा, ये एक स्पीसीज है राइस का, एंड ओराइजा जापोनिका. एक है ओराइजा सैटिवा, एक है ओराइजा जापोनिका. मतलब ये ओराइजा इज द जेनस नेम, वही ओराइजा के अंडर में सैटिवा भी है और जापोनिका भी है. अगर उसके बीच में हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पर हम इंडिसेस, ये सैटिवा नहीं, ये इंडिसेस है, ओराइजा इंडिसेस एंड ओराइजा जापोनिका. Oryza indices and Oryza japonica. If we do the cross hybridization, interspecific cross hybridization, then a new hybrid variety of rice is obtained. That is known as ADT 37.
ADT 37 rice variety. Rice variety is obtained. Okay. So these are the different types of hybridization. So इसका मेन मतलब क्या है? The desired characters are very often to be combined from two different plants by two different parents. उसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, high protein quality of one parent may need to be combined with disease resistance from another parent. Suppose एक parent में हाई प्रोटीन क्वालिटी है, दूसरे लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है. अनदर पेरेंट में लो प्रोटीन क्वालिटी, इतना हाई नहीं है लेकिन वो डिजीज रेजिस्टेंस है. तो प्लांट ब्रीडर्स का मेन एम होता है कि एक ही प्लांट प्रोड्यूस किया जाएगा जिसमें दोनों कैरेक्टर होगा. इस पेरेंट का हाई प्रोटीन क्वालिटी भी आएगा, इस पेरेंट का डिजीज रेजिस्टेंस भी आएगा. तो वो कंबाइन कैसे होगा एक प्लांट में? दिस इज बाय hybridization. So for example, this belongs to the insect examples. We write down the examples from insect. High protein quality of one parent may need to be combined with disease resistant. May need to be combined with disease resistance. May need to be combined with disease resistant from another parent. So how it will be obtained? एक पेरेंट का हाई प्रोटीन क्वालिटी है, दूसरे पेरेंट का डिजीज रेजिस्टेंस है. तो दोनों पेरेंट के बीच में अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, so it is possible by cross hybridizing the two parents to produce hybrids that genetically combine the desired characters in one plant. It is possible by cross hybridizing. क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से हम दोनों कैरेक्टर को एक प्लांट में ला सकते हैं. दो कैरेक्टर जो दो प्लांट में है, हम एक प्लांट में प्रोजेनी में ला सकते हैं. इट इज पॉसिबल by cross hybridizing the two parents. Cross hybridizing the two parents to produce hybrids. Produce hybrids that genetically combine to produce hybrids
that genetically combine the desired characters in one plant. The desired characters in one plant. And what are the desired characters in this example? The desired one desired character is high protein quality, and another desired character is disease resistance. ये दो कैरेक्टर कंबाइन हो गया एक ही प्लांट में, and दो कैरेक्टर from two parents, two characters from two parents combined in one plant. It is only possible by cross hybridization. So usually क्या होता है, only one in few hundred to thousand process shows the desired combination. ये combination इतना आसान से नहीं होगा. हम अगर सपोज मान लीजिए एक दो को क्रॉस पोलिनेशन कर दिए या क्रॉस हाइब्रिडेशन कर दिया, आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडेशन, तो डिजायर्ड कैरेक्टर कंबाइन हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. तो इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड वेरी टीडियस प्रोसेस. लॉट्स ऑफ वर्क हैज टू बी डन हियर. तो बहुत सारे अगर हम क्रॉस हाइब्रिडेशन करेंगे, आर्टिफिशियल क्रॉस हाइब्रिडेशन, तो उसमें से कुछ कैरेक्टर कंबाइन हो सकता है, सभी कैरेक्टर कंबाइन नहीं होगा. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द हाइब्रिड्स डू कंबाइन द डिजायरेबल कैरेक्टर्स. ये नेसेसरी नहीं है कि हाइब्रिड में जो हम चाहते हैं वही कैरेक्टर कंबाइन हो जाएगा. तो इस कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज वेरी लेस. सब कैरेक्टर कंबाइन नहीं होते, कुछ कैरेक्टर कंबाइन होते हैं, कुछ कैरेक्टर कंबाइन नहीं होते. तो 100 to thousands प्रोडक्ट अगर ऑब्टेन होगा तो उसमें से कुछ कैरेक्टर कंबाइन हो सकते हैं. तो इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट. सारे कैरेक्टर यहाँ पर कंबाइन नहीं हो सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी. ओके. So cross hybridization is a very time consuming and tedious process. Cross hybridization is a time consuming and tedious process. Why it is very time consuming? Because pollen grains को डिजायरेबल प्लांट से लाना पड़ेगा, जो कि हम मेल प्लांट चूज करेंगे, उसको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको फिर स्टिग्मा के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा, जो सिलेक्ट हुआ है फीमेल पेरेंट. ओके, जो कि आपने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो ये प्लांट को पहले ग्रो होना पड़ेगा, उसके बाद उनका फ्लावर को मैच्योर होना पड़ेगा, उस एक मेल पैड से पॉलन कलेक्ट करना पड़ेगा, फीमेल पैड जब मैच्योर होगा उसके स्टिग्मा के ऊपर उस पॉलन को डालना पड़ेगा, फिर वेट करना पड़ेगा कि कब वो फल दे, फ्रूट फॉर्मेशन हो और सीड्स बने, और उस सीड्स को फिर लाके हम कलेक्ट करके हम उसको मिट्टी में लगाएंगे तो नए जनरेशन से आएगा. तो उसमें फिर हम देखना पड़ेगा कि कैरेक्टर कंबाइन हुआ है कि नहीं हुआ है. सो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड टेडियस प्रोसेस. And another drawback is what? It's not failure, it's drawback. It is not necessary that the hybrids. It is not necessary that the hybrids do combine the desirable characters. As I told you, इसका कॉम्बिनेशन का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हाइब्रिड्स में वो कैरेक्टर हम जो चाहते हैं वो कंबाइन हो जाएगा. यूजुअली क्या होता है, ओनली वन कैरेक्टर कंबाइन होता है. So usually only one
in few hundred to a thousand, usually only one in few hundred to a thousand process shows the desirable combination. So this is all about the hybridization, the third step. And the fourth one is the selection and testing of superior recombinants. Selection and testing of superior recombinants. And our fourth one, the fourth step is selection and testing of superior recombinants. recombinants का मतलब है हाइब्रिड्स. क्रॉस हाइब्रिडेशन के बाद जो प्रोजेनी बनेंगे या हाइब्रिड्स बनेंगे उनको बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स, जिसमें कि पेरेंटल कैरेक्टर रिकॉम्बिनेशन हुआ है. तो वो रिकॉम्बिनेंट्स में कितना सुपीरियर है उसको फिर हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा प्लांट ज्यादा सुपीरियर. 1000 नेक्स्ट जनरेशन में 1000 प्लांट बने तो उसमें से कौन सा प्लांट ज्यादा सुपीरियर है उसको हम सिलेक्शन करेंगे और उसका सुपीरियर को हमको टेस्ट करना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स. Okay, so this step comprises selecting among the progeny of the hybrids. So among the progeny of the hybrids, तो सिलेक्शन करना पड़ेगा those plants that have the desired character combination. Those plants that have the desired character combination. So among the progeny of hybrids, selecting those plants that have desired character combination. So क्रॉस हाइब्रिडेशन में कितना कॉम्बिनेशन हुआ है, जो डिजायर्ड कैरेक्टर हम लिए हैं कितने कॉम्बिनेशन हुआ है उसको पहले हम सिलेक्ट करना पड़ेगा among the progenies. Okay, the selection process is the plants that are superior than both the parents. Parents में जितना कैरेक्टर था उसमें से ज्यादा सुपीरियर वाला हाइब्रिड को हम सिलेक्शन करना जरूरी है. तो यहाँ पर तो बहुत सारे हाइब्रिड्स मिलेंगे
तो उसमें से सिलेक्शन करना जरूरी है कि कौन सा प्लांट ज्यादा कॉम्बिनेशन हुआ है। इसका मतलब क्या है? द सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। तो इट इज वेरी क्रूशियल स्टेप। अगर सिलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम फेलियर हो जाएगा। तो इट इज वेरी क्रूशियल, द सिलेक्शन इज वेरी क्रूशियल इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ब्रीडिंग प्रोसेस और द प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक। Selection of superior recombinants are crucial for plant breeding program. So for any plant breeding program, सुपर रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका सक्सेसफुल डिपेंड करता है, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव का सक्सेसफुल डिपेंड करता है सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर। एंड इट रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन। सो इट रिक्वायर्स, द सिलेक्शन रिक्वायर्स केयरफुल साइंटिफिक इवैल्यूएशन। Careful scientific evaluation in the progeny. Of the progeny. अगर हम साइंटिफिक इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, केयरफुल इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, तो गलत सिलेक्शन हो जाएगा, जिसमें कि कॉम्बिनेशन का कैरेक्टर नहीं होगा। अगर गलत हो जाएगा तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। So it is very crucial step. तो सिलेक्शन अच्छे से होना चाहिए और वेरी केयरफुली करना पड़ेगा सिलेक्शन को। ओके, अंडरस्टूड? और इस सिलेक्शन में क्या एक्चुअली रिजल्ट है? दिस रिजल्ट्स द प्लांट्स दैट आर सुपीरियर टू बोथ ऑफ द पेरेंट्स। दोनों पेरेंट्स से भी सुपीरियर होता है वो प्लांट्स, जो उसमें डिजायर्ड कॉम्बिनेशन आ जाता है। So by the selection procedure, this yields the plants जो प्रोजेनी में जो अगर हम सिलेक्शन करेंगे, हमको कुछ प्लांट्स मिलेगा कि उस प्लांट में से तो दो पेरेंट्स से भी उनका कैरेक्टर सुपीरियर होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस मतलब दिस मतलब सिलेक्शन प्रोसेस yields plants that are superior to both of the parents. If the plants that are superior to both of the parents. नेक्स्ट इसको हम सेल्फ पॉलिनेटेड करेंगे। सो वो जो प्लांट हमको मिल गया, सुपीरियर वाला वेराइटी हमको मिल गया, रिकॉम्बिनेंट मिल गया, सो दीज प्लांट्स आर सेल्फ पॉलिनेटेड फॉर सेवरल जनरेशंस। सो दीज प्लांट्स मतलब क्या? सुपीरियर जो पेरेंट से सुपीरियर रिकॉम्बिनेशन हुआ था या सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट जो हम सिलेक्शन किए, वो प्लांट्स अभी सेल्फ पॉलिनेशन किया जाएगा। ये जो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट हमको मिल गया अभी, so these plants are self-pollinated. So these superior recombinants are now self-pollinated for several generations till they come to a state of uniformity or homozygosity. Self-pollinated for several generations.
till they reach a state of uniformity. यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है? होमोजाइगोसिटी. यूनिफॉर्मिटी और नोन एज होमोजाइगोसिटी. So that the characters will not separate or segregate in the progeny. So that the characters will not segregate. क्योंकि हमको जो रिकॉम्बिनेंट मिला है, जिसमें रिकॉम्बिनेशन है, उस कैरेक्टर को हमको रखना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा. अगर वो फिर सिलेक्ट हो जाएगा तो दोबारा वो कैरेक्टर हमको नहीं मिलेगा, और उसको मिलने के लिए, उसको पाने के लिए फिर से हमको सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे. तो एक बार हमको अगर सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट मिल गया, उसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा हम बहुत जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे और एक स्टेट ऑफ यूनिफॉर्मिटी हासिल कर लेंगे. तो नेक्स्ट इज द fifth number step in the plant breeding technique. So number 5 is testing, release and commercialization of new cultivars. Testing, release and commercialization of new cultivars. Testing, release and commercialization of new cultivars. The newly selected lines are evaluated. The newly selected lines are evaluated. अभी जो हम जो सिलेक्ट किए थे, अभी ये जो सिलेक्शन हुआ था इसका प्रीवियस स्टेप में, सिलेक्शन किस चीज का हुआ था? रिकॉम्बिनेंट का हुआ था. वो बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट निकले, उसमें एक्स वाई कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, किसमें डब्ल्यू एक्स कैरेक्टर का है कॉम्बिनेशन, किसमें ए बी कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन, किसमें बी सी कैरेक्टर है, किसमें सी ए कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन. सो अलग अलग कॉम्बिनेशन हमको मिला. तो उसमें सुपीरियर कॉम्बिनेशन को हम छांट लिए और सिलेक्ट कर लिए. वो सब डिफरेंट लाइन्स है, उसको बोले जो जो कैरेक्टर कॉम्बिनेशन हमको जितना भी मिला वो सब अलग अलग लाइन्स है. सो वो जो न्यू लाइन हमको मिला, न्यूली सिलेक्टेड लाइन्स, उसको अभी इवैल्यूएशन किया जाएगा. किस चीज के लिए इवैल्यूएशन किया जाएगा? इवैल्यूएटेड फॉर देयर यील्ड एंड अदर ट्रेट्स. आर इवैल्यूएटेड फॉर द यील्ड एंड अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स. अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स में क्या आएगा? ट्रेट्स मतलब यह पर्टिकुलर कैरेक्टर को हम ट्रेट्स बोलते हैं. तो उसका यील्ड्स कितना, वो कितना क्वांटिटी में प्रोडक्टिविटी उसका होगा, कितना प्रोडक्शन वो सीड प्रोडक्शन करेगा, फ्रूट प्रोडक्शन करेगा, और बहुत सारा अदर ट्रेट्स भी है, जैसे कि उसका क्वालिटी है, डिजीज रेजिस्टेंस है. अदर एग्रोनॉमिक ट्रेट्स ऑफ क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा.
क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। इस चीज के लिए उसको हम फिर इवेलुएट करेंगे। कैसे उसको इवैल्यूएशन करेंगे, उस इवैल्यूएशन का तरीका क्या है? हमको तो बहुत सारे वैरायटी मिल गया, सुपर रिकमेंडेंट्स मिले, लेकिन उसको टेस्ट करना जरूरी है कि वो ऐसा कैरेक्टर उसमें है या नहीं है। उसको पहचान हम सिलेक्ट किए, लेकिन सिलेक्ट तो किए, देख के सिलेक्ट किए ना, लेकिन उसको बार बार टेस्ट करना जरूरी है फाइनल कंफर्मेशन के लिए। तो उसको अभी फील्ड में लगाया जाएगा। कौन सा फील्ड में? रिसर्च फील्ड में, नॉट इन द एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ द फार्मर। पहले उसको रिसर्च फील्ड में लगाएंगे। रिसर्च फील्ड में अगर सक्सेस हो जाएगा, अगर रिसर्च फील्ड में उसको इसको इवैल्यूएशन किया जाएगा, रिहर्सल मतलब टेस्टिंग किया जाएगा। So this evaluation is done by growing these plants in the research fields. So evaluation is performed by growing plants in research fields. जहाँ पर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उनका कुछ रिसर्च फील्ड्स होते हैं, वहां पर उसको ग्रो किया जाएगा। ग्रोइंग प्लांट्स, these plants in research fields and recording their performance on the ideal fertilizer, irrigation किया जाएगा, ideal fertilizer दिया जाएगा, उनको टेस्ट किया जाएगा कि प्लांट्स कैसे ग्रो करता है। एंड उसका परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका डाटा बीच बीच में डाटा लिया जाएगा एंड उसका परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा एंड रिकॉर्डिंग द परफॉर्मेंस इन आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है? इन आइडियल फर्टिलाइजर, इरिगेशन एक्सेट्रा। अगर इस इवैल्यूएशन में सक्सेसफुल हो गया, आफ्टर सक्सेसफुल इवैल्यूएशन, after evaluation in the research field, then the testing of the material is conducted in the different regions of the country, different locations. So representing the agroclimatic zones, अगर नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सो डिफरेंट जो जोन्स है इंडिया का, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। सो अभी तो ये रिसर्च फील्ड में सक्सेसफुली ये पास हो गया, लेकिन हम उस अभी क्या किया जाएगा, इंडिया के डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में जो फार्मर की फील्ड है वहीं पर उसको अप्लाई किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा, और वहां पर सक्सेसफुल अगर हो गया तो उसको उसके बाद उसका सीड्स को मार्केट में सेल किया जाएगा।
सो कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा. ओके. Then the testing of the material is done in the farmer's field. Then the testing of the material is done in the farmer's field. यहाँ पर रिसर्च फील्ड में इवैल्यूएशन और रिकॉर्ड करने के बाद, परफॉर्मेंस होने के बाद उसको अभी फार्मर फील्ड में टेस्ट किया जाएगा. Then the testing of material is done in the farmer's field. तो फार्मर फील्ड में जो किया जाएगा वो डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन को लेके किया जाएगा फॉर एटलीस्ट 3 ग्रोइंग सीजन्स एट सेवरल लोकेशंस. At least several location मतलब representing different climatic zone, agroclimatic. खेती के लिए, एग्रीकल्चर के लिए जो क्लाइमेटिक जोन है, representing all the climatic zones where the crop is usually grown. जहाँ पर फार्मर्स खेती करते हैं जिस जोन में, उसी जोन में इसको लगाए, इसको अप्लाई किया जाएगा सेवरल लोकेशंस ऑफ द कंट्री में और उसको टेस्टिंग किया जाएगा. सो fields, farmers field at several locations representing all agroclimatic zones. Where usually farmers used to grow their crops. So और इसको क्या जाएगा एटलीस्ट 3 years, एटलीस्ट फॉर 3 साल तक उसको वहां पर टेस्ट किया जाएगा. 3 साल तक डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन में इसको ग्रो किया जाएगा और इसका परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाएगा एट सेवरल लोकेशंस ऑफ द कंट्री रिप्रेजेंटिंग ऑल द एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स where the crop is usually grown. एंड द मटेरियल को किसके साथ कंपेयर किया जाएगा, वहां पर कोई कंट्रोल होना चाहिए. तो मटेरियल को वहां उस एरिया में जो इस स्पेसिस का और इस प्लांट का जो सबसे अच्छा क्वालिटी है उसके साथ इसको अभी कंपेयर किया जाए. और इसका अगर परफॉर्मेंस बेहतर होगा जो अवेलेबल बेस्ट क्रॉप के साथ उसका कंपेयर किया जाएगा. अगर ये उससे उसका परफॉर्मेंस बेहतर होगा तो इसको एक्सेप्ट किया जाएगा. So material is evaluated in comparison to the best available. The material is evaluated with the best available. The material is evaluated with the best available लोकल क्रॉप कल्टीवार. तो लोकल क्रॉप था, जो लोकल क्रॉप कल्टीवार था उसके साथ इसको अभी कंपेयर किया जाएगा, इसको इवैल्यूएटेड किया जाएगा. इसको बोलते हैं चेक और रेफरेंस कल्टीवार. इसके साथ कंपेयर होता है ना, तो इसको बोलते हैं चेक कल्टीवार. इसके साथ चेकिंग किया जाता है नए मटेरियल को. अभी जो हम प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में जब हमको मिला मटेरियल तो इसको चेक कल्टीवार बोलते हैं या फिर रेफरेंस कल्टीवार बोलते हैं. अगर
फील्ड में सक्सेसफुल हो गया, उसके बाद ये प्लांट को सारे इंडिया में डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में इसको ग्रो करवा ग्रोथ किया जाएगा और उसमें से जो सीड्स ऑब्टेन होगा उसको फिर फार्मर्स में उसको कमर्शियलाइजेशन किया जाएगा. So this is about the different steps involved in the plant breeding program. Next we will give some important notes on the green revolution in India.